इरफान कादर साहब ने 3 सदूर के साथ जनरल परवेज़ मुशर्रफ, आरिफ अलवी और आसिफ अली जरदारी साहब के साथ काम किया है। मेरा कंफर्ट लेवल जो है वो सबसे ज़्यादा आसिफ जरदारी साहब के साथ था। बतौर सदर के मेरे काम में उन्होंने कभी इंटरफियर नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स होती थी, जो भी हम अपना स्टैंड लेते थे, मेरा तख्लीक करता था। कि अदलिया बाज़ औक़ात ऐसे फैसले कर देती है जिसके बाद उन्हें पछताना पड़ता है। भुट्टो की फांसी का केस था। जो भी कुव्वतें बरसरे इक़्तिदार होती हैं, जजेस जो हैं वो इस चीज़ से घबराते हैं कि अगर हम उनके सामने खड़े हो गए हमारी नौकरी चली जाएगी। कुछ जजेस जो थे उन्होंने इस किस्म के फैसले किए, कुछ थे जो खड़े हुए। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के असूल पे काम कर रहे हैं ना। जस्टिस ने कहा था कि थोड़ा शॉर्टली बोले तो उन्होंने कहा आई एम नॉट एक्टर, आई एम एडवोकेट। मुझे बड़ी हंसी आई आपकी ये बात सुन के। कायदे-आज़म बहुत बड़े आदमी थे, हम तो उस तरह कुछ भी नहीं है। अब माहिर कानून है, बताइए इसमें क्यों नहीं डिसाइड होते ये सिविल कोर्ट्स में केसेस, या केसेस की नोयत ऐसी है कि जिसमें लिंगर ऑन होता रहता है। ज़्यादा जो उनका वक्त लगता है वो लगता है सियासी केसेस में। 12-12, 14-14 जजेस सियासी एक केस में बैठ जाते हैं। पनामा केस में इमरान खान ने आपसे रजू किया था मियां नवाज शरीफ को सजा दिलाने के सिलसिले में, आपने उन्हें क्या मशवरा दिया था? मैंने कहा था कि मियां साहब जब खुद ऑपोजिशन में थे, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, बहुत से केसेस किए पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ और पार्लियामेंटेरियंस को नाअहल किया। तो यहाँ भी कुछ फैक्ट्स उस किस्म के हैं। मियां साहब के खिलाफ भी केस हो सकता है। बाकी खान साहब ने मुझसे पूछा था कि आप वो केस हम जीत जाएंगे कि नहीं, तो मेरी राय तब भी यही थी कि नहीं जीतेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी गलत फैसले दिए, पनामा में भी गलत फैसले दिए। इमरान खान को मशवरे दे रहे थे, दूसरी तरफ आपने मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा का केसेस भी लिया, फिर उनकी एक्विटल भी कराई। चेयरमैन नैब को जो इन्होंने ऑर्डर कर दिया कि आप रेफरेंसेस फाइल करें, वो भी गलत था। तो जब बतौर वकील के मैं पेश हुआ इस केस में, तो मैंने अदालत को बताया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, कि ये सारे सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं तो खिलाफ कानून है। मरियम साहिबा जो एक्विट हो गई, तो मैं तो जो भी मशवरा दे रहा था, जिसको भी दे रहा था, कानून के मुताबिक दे रहा था। तो मेरा ही जो मशवरा था, अगर सारे उस पर अमल करते तो एक दूसरे के खिलाफ केसेस ही ना करते और ये प्रॉब्लम्स ही ना आती। हमारी इसको सादा जुबान में कहते हैं कि आप लोटे बन गए थे, टन कोट बन गए थे। अच्छा, क्या इसको लोटाइज्म नहीं कहेंगे? मेरी किसी से यारी नहीं थी, इसमें कोई लोटाइज्म नहीं था। नामवर कानूनदान इरफान कादिर साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अदनान मलिक। इरफान कादिर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर कानून है और इस वक्त भी एडवाइज़र टू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है ऑन लॉ अफेयर्स। इरफान कादिर साहब ने 3 सदूर के साथ जनरल परवेज़ मुशर्रफ, आरिफ अलवी और आसिफ अली जरदारी साहब के साथ काम किया है। उनसे मालूम करते हैं कि तीनों सदूर में किसके साथ वो कंफर्टेबल रहे हैं। जी इरफान साहब। जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। अब आपके सवाल पे मैं आ जाता हूँ। ऑब्वियसली मेरा कंफर्ट लेवल जो है वो सबसे ज़्यादा आसिफ जरदारी साहब के साथ था, क्योंकि जो उनकी पिछली गवर्नमेंट थी, जब उनकी पहली सदारत थी, तो उस वक्त मैं अटॉर्नी जनरल था और हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की थी और कोर्ट की तरफ से कोशिश हो रही थी कि उस गवर्नमेंट को गिरा दिया जाए। और उस वक्त उस दौरानिए में एक प्राइम मिनिस्टर को अदालत ने हटा दिया था, जो कि बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो आप सोच सकते हैं कि वो अटॉर्नी जनरल का उस वक्त जो रोल था। आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बात जी, कर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की, मैं ही अटॉर्नी जनरल था जी। और वो बिल्कुल गलत फ़ैसला था कोर्ट का और मैंने उसी वक्त कोर्ट को कह दिया था। बल्कि उस वक्त जब वो वहाँ बहस हुई थी, तो मुझे अभी भी अपने चंद जुमले याद हैं जो मैंने वहाँ बोले थे कोर्ट में, जिसका कि जजेस के पास कोई जवाब ही नहीं था। मैंने कहा कि जी, ये जो जनीवा में आप चाह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान के बारे में ख़त लिखा जाए कि वहाँ प्रोसीडिंग खोली जाएँ, तो आप हमें ये बताएं कि ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं, उनका ये मनसब है कि वो ख़त लिखें सुप्रीम कोर्ट के लिए, और अगर उनका ये मनसब है तो फिर तो चलो आप कह सकते हैं कि ख़त लिखें, लेकिन अगर उनका ये मनसब नहीं है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ख़त लिखें। और अगर उनका ये मनसब है कि वो ख़त लिखें, तो फ़राइज़ मनसबी में आइन में एक आर्टिकल 248 है, उस आर्टिकल में साफ़ तौर पे लिखा हुआ है कि वज़ीर आज़म जो है अपने फ़राइज़ मनसबी में किसी जज को जवाबदेह नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास बिल्कुल लाजवाब था सुप्रीम कोर्ट। और मैंने बारहा बाद में अपने प्रोग्राम्स में कहा कि उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट को माफ़ी मांगनी चाहिए सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से और उस वक्त की हुकूमत से कि उन्होंने किस कदर गैर आइनी फ़ैसला किया।
क्योंकि ये वो वक्त था जब के मार्शल लॉज के रास्ते जो हैं वो रुक चुके थे और वज़ीर आज़म को या काबीना को निकाला ही नहीं जा सकता था। तो इन्होंने ये जो डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजंस हैं आइन में, उनको आर्टिकल 58(2)B के तहत इस्तेमाल कर लिया था। 58(2)B ये था कि हुकूमत को भी घर भेजा जा सकता है, असेंबली को भी घर भेजा जा सकता है, सदर पाकिस्तान भेज सकते हैं। उस वक्त वो इख्तियार जो था वो सदर पाकिस्तान के पास नहीं था, लिहाजा वो इख्तियार इनडायरेक्टली नया 58(2)B बन गया और उन्होंने वज़ीर आज़म को निकाल दिया। तो वो ऐसा पीरियड था कि मेरा उस वक्त काफ़ी साबका रहता था सदर पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म से, क्योंकि सदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी बोगस केसेस हुए थे लाहौर हाई कोर्ट में। और उस वक्त का जो चीफ़ जस्टिस था लाहौर हाई कोर्ट का, मैं नाम उसका नहीं लेना चाहता ताकि मैं कहता हूँ कि हर किस्म का शर्म पर्दा रह जाए हर किसी का। पता नहीं वो क्या हालात थे जिसमें वो फंसे हुए थे, क्या मजबूरियाँ थीं। तो मैं उस चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ तो नहीं बोलूँगा। वो ऐसे बैठ गया था चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का और उसके साथ 4 जजेस, जैसे कि सदर पाकिस्तान जो हैं उनको एक सूबाई चीफ़ जस्टिस जो है उनको रेगुलेट करेगा। तो वहाँ पे जब मैं गया और मैंने जब स्ट्रेट आर्गूमेंट्स अपने एड्रेस किए, तो फिर उन्होंने होश के नाखून लिए और फिर हिम्मत नहीं हुई उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट की, सॉरी उस वक्त के हाई कोर्ट की, वो जो बेंच था, कि वो केस टेकअप करता। फिर उन्होंने वो केस नहीं टेकअप किया। उस केस में वसीम सज्जाद साहब जो कि ख़ुद फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे फेडरल गवर्नमेंट को, और मैं एज अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट के उन लीगल इश्यूज़ जो उन्होंने बनाए हुए थे और किसी तरह से सदर पाकिस्तान को पिन डाउन करने की कोशिश की जा रही थी, तो मैं उसमें भी पेश हुआ था। तो ये ऐसे हालात थे कि मेरा बहुत ज़्यादा उस वक्त इंटरेक्शन जो है वो सदर साहब के साथ होता था। और मैं तारीफ़ करूँगा आसिफ अली ज़रदारी साहब की कि बतौर सदर के मेरे काम में उन्होंने कभी इंटरफियर नहीं किया, एक दिन भी इंटरफियर नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स होती थी, जो भी हम अपना स्टैंड लेते थे, वो सब मेरा तख्लीक करता था और वो डिसीजन मेकिंग सारी मेरी थी। और उसको हमेशा वो गवर्नमेंट जो थी वो मेरे साथ खड़ी थी। और फिर अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि बावजूद के ताबड़तोड़ हमले किए गए कि वो गवर्नमेंट जो है उनकी हुकूमत 5 साल से पहले ख़त्म हो जाए, वो अपना 5 साल का मुद्दत उन्होंने पूरी की। और राजा परवेज़ अशरफ को जब सुप्रीम कोर्ट ने निकालने की कोशिश की, तो वो प्रोसीडिंग्स जो है हिस्ट्री हैं, मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इसीलिए फिर राजा साहब के ख़िलाफ़ वो एक्शन नहीं ले सके थे और सुप्रीम कोर्ट को हमने उनको रास्ता दिया था कि किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट की जो है जग हसाई न हो, उनकी फेस सेविंग हो जाए। वो फेस सेविंग हमने की थी सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इतना मजबूर हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा था मुझे, जब मैंने कहा ना सुप्रीम कोर्ट को कि सदर पाकिस्तान को सॉवरेन इम्यूनिटी है मुल्क से बाहर, और सदर पाकिस्तान को इम्यूनिटी है आर्टिकल 248 के तहत पाकिस्तान में, और कोई प्रोसीडिंग सदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चल नहीं सकती। तो जनीवा में जो ख़त लिखेंगे उसमें, तो उस पर वो जो जज साहब हैं जो बेंच में थे, उनका भी मैं नाम अब नहीं ले रहा, तो उन्होंने ख़ुद कहा, उन्होंने कहा कि हाँ हम ये लिख देंगे कि सदर पाकिस्तान को इम्यूनिटी है बाहर भी और पाकिस्तान में भी। आप मुझे ये बताएं कि जब ये इम्यूनिटी थी तो फिर ख़त लिखने की ज़रूरत क्यों थी? हमने फेस सेविंग कर दी। हमने कहा चलो ठीक है, हम ख़त में लिख देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहता है इम्यूनिटी है। तो हमने अवाम के सामने सुप्रीम कोर्ट का चेहरा जो है ना वो रख लिया था, बचा लिया था इसको, ताकि सुप्रीम कोर्ट के बारे में लोग जग सही ना हो हमारे सुप्रीम कोर्ट। इरफान कादिर साहब, आप ये फरमाइएगा कि अदलिया बाज़ औक़ात ऐसे फ़ैसले कर देती है जिसके बाद उन्हें पछताना पड़ता है, जिस तरह भुट्टो की फांसी का केस था। हाँ, जस्टिस नसीम हसन शाह ने कहा कि जी बस वो हमने प्रेशर में कर दिया। तो क्या अदलिया इस लेवल के फ़ैसले भी प्रेशर में करती है? देखें उस वक्त जो भी कुव्वतें बरसरे इक़्तिदार होती हैं, जजेस जो हैं वो इस चीज़ से घबराते हैं कि अगर हम उनके सामने खड़े हो गए तो हमारी नौकरी चली जाएगी। और एक जज जब उसकी नौकरी चली जाती है तो इस काबिल भी नहीं रहता कि वो प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि उसका जो बेंट ऑफ माइंड होता है वो एक वकील का बन ही नहीं सकता। और मैंने देखा कि बहुत कम जजेस हैं ऐसे जो हाई कोर्ट से रिटायर हो गए थे और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की, वरना अक्सर जो थे वो जब रोस्ट्रम पे भी खड़े होते थे तो उनको यही महसूस होता था कि वो जज हैं,
क्योंकि वकील बन के और फिर बहुत सारी पेशेंस के साथ जजेस की जब गलत बातें सुननी पड़ती हैं तो उसके लिए यू नीड रिमार्केबल पेशेंस। तो जजेस के पास वो वाली पेशेंस उस तरह से नहीं होती। तो जजेस को ये, चूँकि वकालतें भी इनकी नहीं चलती जी। तो ये बेचारों की अगर नौकरी चली जाए तो इनको तो कोई जॉब भी ना मिले, कुछ भी ना मिले, नौकरियां भी चली जाएं, तो फिर ये क्या करें। तो उस नौकरी को बचाने के लिए कुछ जजेस जो थे उन्होंने इस किस्म के फैसले किए। कुछ थे जो खड़े हुए, जी। वो बहुत कम थे। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी खड़े हुए थे परवेज मुशर्रफ के सामने। अब उसकी क्या देखें, हकीकत मैं है? बताता हूँ ना, उसकी काक हकीकत नहीं थी। खड़े तो वो इसलिए हुए थे कि नौकरी चली गई थी ना, नौकरी जा रही थी। जी। जब उनकी नौकरी बच रही थी तो पीसीयू को उठा लिया, हम्म। और जब नौकरी जा रही थी पीसीयू से तो कह दिया पीसीयू बहुत बुरा है। हम्म। तो एक्सपोज हुए ना ये सारे लोग कि इनके डबल स्टैंडर्ड्स थे। यानी ये तो इतने एक्सपोज हुए कि लॉयर मूवमेंट के बाद एतजाज एहसन साहब को कहना पड़ा कि ये तो फिरौन है। अली अहमद कुर्द ने भी कहा ये फिरौन है। बल्कि उन्होंने एक सेमिनार में कहा, उन्होंने कहा कि इन जजेस के गलत फैसले के खिलाफ कोई बोलता ही नहीं है। और फिर उन्होंने कहा अपने बारे में, कहा आप सिर्फ, या मैं बोलता हूँ, और मैं वहाँ सामने बैठा था उस सेमिनार पे, आसमान जहांगीर का सेमिनार था, कहने लगे इरफान कादर भी बोलता है। तो ये यानी जजेस जो थे इनकी जो साख है फिर तो इस कदर मजरू हुई लॉयर्स मूवमेंट के बाद भी सारा कुछ, कि अदलिया का तो मैं समझता हूँ शरादा बिखर गया ना। फिर इसका जिम्मेदार कौन था? इसका जिम्मेदार जो थे यही जजेस थे। नाम ले ना, डबल स्टैंडर्ड्स थे। नाम ले उनको। चौधरी साहब थे, और इफ्तिखार चौधरी साहब थे कि भाई पीसीओ में तो आप ओथ उठा रहे हैं, सही, और बाद में उसी पीसीओ को गलत कह रहे हैं और हीरो बन रहे हैं। तो जब डबल स्टैंडर्ड्स आपने कायम किए कि दूसरों के लिए और स्टैंडर्ड अपने लिए, जब आपने लॉ को इक्वली अप्लाई ना किया, आप एक्सपोज हुए। तो बिल्कुल चौधरी साहब थे, चौधरी साहब के साथ पूरी टीम थी। उनमें वो 13 जजेस थे जिन्होंने पाकिस्तान की पूरी अदलिया को निकाल दिया, अपनी मर्जी का बेंच बनाया, अपने सामने केस लगाया और कहा हमारी अपॉइंटमेंट्स ठीक हैं। 2 सेट ऑफ पीसीओ जजेस थे ना जी। एक पीसीओ जजेस थे ये इफ्तिखार चौधरी वगैरह, एक दूसरे पीसीओ के थे। तो जिस वक्त मुशर्रफ ने पूरी हुकूमत को उठा के बाहर फेंक दिया था, जनरल मुशर्रफ ने, तो वो पीसीओ के जजेस जो थे वो अपने आप को कहते थे कि हम कानूनी हैं। और जहाँ हुकूमत इंटैक्ट रही और जमहूरी हुकूमत फिर बाय एंड लार्ज जमहूरियत कायम रही, वो वाले पीसीओ जजेस को उन्होंने कह दिया वो गलत थे। तो ये तो सरियत बेईमानी थी। इसके खिलाफ किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई? स्वाय मेरे कोई आवाज़ नहीं उठी पाकिस्तान में। मैं उठाता रहा, इवन एज अटर्नी जनरल उठाता रहा। मैं जब आर्ग्यू करता था घबरा जाते थे, भाग जाते थे वहाँ से, और पोर्ट्रे ये करते थे कि जी ये तो बड़ी बदतमीज़ी करता है। हालांकि मैंने कभी बदतमीज़ी तो की ही नहीं। मुझे एक चीज़ नहीं आती, वो बदतमीज़ी है। मैंने बदतमीज़ी कभी नहीं सीखी। मैं समझता हूँ कि वकील को या जज को बहुत तमीज़ के दायरे में रहना चाहिए। अगर वो बदतमीज़ी करे तो वो अपनी लेजिटिमेसी जो है वो अपने दलाइल की खो देता है। बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। आप तो फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के असूल पे काम कर रहे हैं ना। जब उन्हें भी जस्टिस ने कहा था कि थोड़ा शॉर्टली बोले तो उन्होंने कहा आई एम नॉट एक्टर, आई एम एडवोकेट। मुझे बड़ी हंसी आई आपकी ये बात सुन के। कायदे आज़म बहुत बड़े आदमी थे, हम तो उस तरह कुछ भी नहीं है। इरफान कादर साहब, आप 5 वफाकी मुतसब जो हैं उनके केसेस आप डील करते हैं और ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करते हैं। जी हाँ। तो हमारे मुल्क में इंसाफ जो है वो कैसे उसको आम आदमी की पहुंच तक बनाया जा सकता है? इस पे मैं बड़ी तारीफ़ करूँगा मुतसब के अदारे की, ख़ुसूसन वफाकी मुतसब के अदारे की। ये 40 साल पहले कायम हुआ था और इसीलिए कायम हुआ था कि अदालतों में केस इतने बढ़ गए थे कि लोगों की दादरसी हकूमती इक़दामात के ख़िलाफ़ हो ही नहीं सकती थी अदालतों के ज़रिए। लिहाजा ये एक फ़ोरम बनाया गया वफाकी मुतसब का, और मुझे फ़ख्र है और ख़ुशी है आज कि अपने वफाकी मुतसब साहब पे कि वो तकरीबन 2.25 लाख केस एक साल में डिसाइड कर रहे हैं, और उनका जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी है कि तकरीबन 85% से भी ज़्यादा वो इम्प्लीमेंट करा लेते हैं अपने डिसीजंस। जो चंद डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं होते या जो अपील में हमारे पास आ जाते हैं, उनमें हम मज़ीद लोगों की दादरसी कर देते हैं
और इस तरह से ये जो इदारा है, सारे मुतसिमों का जो हुजम है वो तकरीबन कोई 2.5-3 लाख केसेस का है, पांचों का। तो ऊपर आके जब रिप्रेजेंटेशन आती है तो चूंकि मैंने आपको बताया कि 87% लोगों की तो दादरसी हो जाती है। बाकी जो अगर थोड़ी बहुत दादरसी रह जाती है या जिन लोगों के केस ही कमज़ोर होते हैं वो तो वैसे ही डिसमिस होने चाहिए, तो वो कंप्लेंट्स डिसमिस होती हैं। लेकिन ऑन दी होल मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक दादरसी हो रही है, लेकिन लोगों को इस बात का पता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हम जब केसेस सुन रहे होते हैं तो वहाँ पे कोई उसके पॉलिटिकल ओवरटोन्स नहीं होते, वहाँ किसी किस्म की सियासत नहीं होती। हमारे पास वो केस नहीं आते जिसमें कि सियासी महरक़ात हों। अदालतों के पास चूँकि सियासी महरक़ात वाले केसेस आते हैं और वहाँ पे जजेस जो हैं वो नेचुरली उनके अपने भी डिसलाइक्स और लाइक्स होते हैं, तो उसमें हमारी जुडिशरी ख़ास तौर पे सियासी केसेस में कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाती है। जनरली हमारे जजेस बहुत अच्छे हैं, उनके फ़ैसले सही होते हैं, लेकिन जहाँ पे कि पॉलिटिकल ओवरटोन्स आते हैं वहाँ पे अदलिया का एक इम्तिहान होता है और उस इम्तिहान में अनफॉर्चुनेटली हमारी अदलिया जो है वो कंट्रोवर्शियल रही है। तो दैट इज़ एन अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट ऑफ दैट। लेकिन हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं और बड़े बड़े केसेस ही होते हैं, क्योंकि टैक्सेशन का भी हाईएस्ट फोरम यही है, प्रेसिडेंट ही है। हाईएस्ट फोरम बैंकिंग का भी है, हाईएस्ट फोरम इंश्योरेंस का भी है, और हाईएस्ट फोरम जो है ये तो सर बड़े लोगों के केसेस हैं, बड़ी कंपनीज के। नहीं 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 नहीं, नो नो नो, मैं कह रहा हूँ लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, आई थिंक आप पहले हैं जो कि पायनियर है इसमें कि आप लोगों की दादरसी का समझते हुए आप हमारे पास आए हैं, क्योंकि हमें तो जर्नलिस्ट जो है ज़्यादा वो समझते हैं कि इनसे तो खबर ही नहीं बनेगी। तो लिहाजा हमारे वहाँ एक आम बंदे की बड़ी दादरसी होती है, यानी एक खातून जो है जिसको कि डिप्राइव कर दिया कि उसकी प्रॉपर्टी से, देयर एंड देन हम ऑर्डर करते हैं कि उसको अपनी प्रॉपर्टी में, डिप्टी कमिश्नर को कहते हैं कि फ़ौरन इसको कब्जा दिया जाए इसकी प्रॉपर्टी का, वरना सिविल कोर्टों में वो जनरेशंस मार जाती हैं और फैसले नहीं होते। सिविल कोर्ट में तो सर केस डालने का मतलब ये है कि दादा ने अगर Gone केस forever. किया है तो पोता और पड़पोता उसको तो रेमडी जो मिलेगी केस उसकी। सिविल कोर्ट में जो है 100 साल में डिसाइड नहीं होता, हम वो तकरीबन 1 से 2 पेशियों में डिसाइड करते थे। सर आप माहिर कानून है, बताइए इसमें क्यों नहीं डिसाइड होते ये सिविल कोर्ट्स में केसेस? क्या उनकी कोई कैपेबिलिटी पे कोई शक है जजेस की जो वहाँ काम कर रहे होते हैं, या केसेस की नोयत ऐसी है कि जिसमें लिंगर ऑन होता रहता है? उसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे जो हायर कोर्ट्स हैं सबसे पहले तो उधर आते हैं ना जी, वो चोक हो गए हुए हैं केसों की तादाद से, और उसमें भी ज़्यादा जो उनका वक्त लगता है वो लगता है सियासी केसेस में। 12-12, 14-14 जजेस सियासी एक केस में बैठ जाते हैं, तो ये बैकलॉग जो है ना ये एवर इंक्रीजिंग रहता है, और जब वहाँ पे मामला डका लग जाता है तो नीचे तकरीबन यही सूरत हाल जो है ना नीचे भी इस वक्त है, नीचे वैसे ही केसेस बहुत ज़्यादा है। बल्कि मेरी बात हुई थी एक फॉर्मर चीफ जस्टिस से, तो मैंने उनको कहा कि आप कुछ करें बैकलॉग का, तो मेरी बात उन्होंने अज़राए मजाक ले ली, हालांकि उनको संजीदगी से सोचना चाहिए था। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अदालतों पे लोगों को यकीन बहुत है, अदालतों पे लोगों का इन्हिसार बहुत है, और चूँकि अदालतों पे लोग इत्तफा बहुत ज़्यादा करते हैं लिहाजा वो हमारे पास आते चले जाते हैं, इस वजह से बैकलॉग है। तो वो बता रहे थे कि हम पे ट्रस्ट बहुत है लोगों को, इसलिए हर कोई आना चाह रहा है हमारे पास। तो ऐसी बात नहीं है, काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि इस तरफ हमारे चीफ जस्टिस की तवज्जो नहीं रही, क्योंकि जैसे आपने बड़े बड़े केसेस पिन पॉइंट किए हैं, जब कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाएं जज साहबान उन चीज़ों के, तो फिर ये जो केसेस हैं जिसमें कि जनरलिटी ऑफ सिविल केसेस हैं, जनरलिटी ऑफ क्रिमिनल केसेस हैं, हमारे सर्विस केसेस हैं, लेबर केसेस हैं, और इतने सारे शोबे हैं, वो सारे फिर केसेस जो हैं वो अल्तवा में पड़ जाते हैं, क्योंकि इनवेरिएबली अगर नीचे की अदालतें डिसाइड भी कर देती हैं तो ऊपर जब मामला जाता है अपील में या कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ पे लीव टू अपील में सुप्रीम कोर्ट में, तो वो फिर मामला रुक जाता है। लेटली मुझे पता है कि तकरीबन पिछले साल या उससे अभी रिसेंट ईयर्स में, रिसेंट टाइम्स में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करते थे लोग, मुझे बताते थे और कहते थे जी कि इतने इतने महीने केस ही नहीं लगता। हालांकि हम जब सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे तो केसेस जो हैं वो आज हमने फाइल किया, सुबह सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुआ करती थी, और ये नॉट वेरी लॉन्ग अगो, आई एम टॉकिंग ऑफ द 90s, 90 की दिहाई में, इवन 2000 अर्ली 2000 में
हम केसेस फाइल करते थे, अगले दिन केसेस लग जाते थे, और कई दफ़ा हम जाके खुद चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट करते थे कि इसमें अर्जेंसी है, वो केस उसी दिन लगता था। अब वो सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई हैं। इस तरफ कुछ होना उसकी चाहिए। वजह क्या है? क्या कोई पॉलिटिकल जजेस आ गए हैं, या पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो आती हैं वो अपनी मर्जी के लोगों को जज लगाती हैं, जिसकी वजह से अपनी मर्जी के वो फैसले लेते हैं? उसमें दो तीन वजह हैं। एक तो ये है कि बहुत सारे ऐसे जजेस बने हैं जो कि एकेडमिकली तो ठीक है, उन्होंने कोई डिग्रियां शिग्रियां बाहर की ली हुई हैं, जी। लेकिन ऑन द ग्राउंड उनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। तो मैं उस तरह से नहीं कहता कि अगर आप किसी को जानते हैं तो आप उसको जज ना करें। जब तक आप किसी को जानेंगे नहीं तो आप कैसे उसको जज लगाएंगे? वो ठीक है, ज़रूर लगाएं ऐसे लोगों को जिनको आप जानते हैं। जजेस अगर अपने जानने वालों को जज लगाना चाहते हैं लगा दें, लेकिन खुदारा उनको लगाएं जिनमें पोटेंशियल हो, जिन्होंने काम किया हो। जब उन्होंने काम नहीं किया होता और वहाँ जाते हैं, बहुत सारे जजेस जो हैं वो रिटायर हो गए, फैसले नहीं लिख सके, अभी तक उनके फैसले पड़े हुए। तो दिस इज़ एन अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट। इरफान कादर साहब, आप माशाल्लाह माहिर कानून है, और हम तो तिफल मकतब है आपके सामने, लेकिन नहीं दो नहीं, चार आपकी चीज़ें हैं जो मैं मेहरबानी। आपसे पूछना चाहूँगा। जी जी पनामा केस में जी। इमरान खान ने आपसे रजू किया था मियां नवाज शरीफ को सज़ा दिलाने के सिलसिले में, आपने उन्हें क्या मशवरा दिया था? मैंने उनको सही मशवरा दिया था। मैंने कहा था कि मियाँ साहब जब खुद ऑपोजिशन में थे, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने बहुत से केसेस किए पार्लियामेंटेरियंस के ख़िलाफ़ और पार्लियामेंटेरियंस को नाअहल किया। तो यहाँ भी कुछ फैक्ट्स उस किस्म के हैं कि मियाँ साहब के ख़िलाफ़ भी केस हो सकता है। बाकी खान साहब ने मुझसे पूछा था कि आप वो केस हम जीत जाएंगे कि नहीं, तो मेरी राय तब भी यही थी कि नहीं जीतेंगे। बहरकैफ वो जीत गए। जब जीत गए तो फिर भी मेरी वही राय थी कि ये फ़ैसला जो है ये विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ नहीं है। तो मैंने तो इसलिए मशवरा दिया था इमरान खान साहब को कि पाकिस्तान के जो लॉ में गलतियां थीं, कम से कम पनामा केस डालेंगे तो पनामा केस भी डिसमिस होगा, पिछले केसों में भी सुप्रीम कोर्ट अपने केसेस को रिविज़िट करेगा और हमारी जो जूरिस्प्रूडेंस है उसकी नोक पलक संवर जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी गलत फ़ैसले दिए, पनामा में भी गलत फ़ैसले दिए, लिहाजा मेरा वही किबला रहा कि भाई चूँकि ये फ़ैसले गलत थे तो मैंने कह दिया कि ये फ़ैसले गलत है। और मैं कंसिस्टेंटली ये कहता रहा, चुनाचे मैंने कंसिस्टेंटली कहा, तो वक्त गुजरता रहा तो मियाँ नवाज शरीफ ने और उनकी जो दुख्तर हैं मरियम साहिबा, उन्होंने फिर मेरा इंतखाब किया। उस वक्त मरियम नवाज साहिबा के केस उसी तरफ आने वाला था कि पनामा में एक तरफ आपको इमरान खान को मशवरे दे रहे थे, दूसरी तरफ आपने मियाँ नवाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का केसेस भी लिया, हाँ, फिर उनकी एक्विटल भी कराई। वो क्या वाक़या? वो ये था कि मेरे चूँकि तबसरे आते थे पनामा केस पे, पनामा केस में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हुई, मसलन जिस तरह JIT का बनना है जी। ये जो इन्वेस्टिगेशन टीम इस तरह से होती है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, ये स्टैचूट के ज़रिए बनाई जाती है। ये अदालत नहीं बना सकती इस तरह से कि वो JIT बना दे, तो ये खिलाफ कानून थी चीज़। तो ऑब्वियसली मैं एज ए लीगल एक्सपर्ट मैंने ये कहना था और मैंने कहा। उसके बाद चेयरमैन नैब को जो इन्होंने ऑर्डर कर दिया कि आप रेफरेंसेस फाइल करें, वो भी गलत था। तो मैंने इस पर भी TV पे तबसरा किया। तो जब बतौर वकील के मैं पेश हुआ इस केस पे मरियम बीबी के लिए, तो मैंने अदालत को बताया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, कि ये सारे सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं ये तो खिलाफ कानून है। उस वक्त अदालत के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। इवेंचुअली मरियम साहिबा जो एक्विट हो गई। तो मैं तो जो भी मशवरा दे रहा था, जिसको भी दे रहा था, वो कानून के मुताबिक दे रहा था। ये लोग जो थे, हमारे जो सियासी लोग हैं उस वक्त, ये चाह रहे थे कि बस एक दूसरे को गिराएं। अगर ये आपस में तब इनमें अफाम व तफहीम में रहते तो, और मेरा ही जो मशवरा था अगर सारे उस पर अमल करते तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ केसेस ही ना करते और ये प्रॉब्लम्स ही ना आती। हमारा मुल्क जो है वो जमहूरियत को लेके आगे बढ़ सकता है आइन और कानून की बालादस्ती के साथ, ऐसा मुमकिन है? मैं समझता हूँ कि हम बढ़ रहे हैं उस तरफ। ये जमहूरियत जो है ये एक इर्तिकाई अमल है, एक एवोल्यूशनरी फेज़ है। इसको तकरीबन किसी भी मुल्क में जब जमहूरियत पनपती है तो उसमें कोई 200 साल लग जाते हैं, कम से कम 100 साल तो ज़रूर लग जाता है जमहूरियत में।
अगर आप देखें कि चीन ने और बहुत सारे मुल्कों ने तरक्की की है, तो चूँकि उनका जो पीरियड है आज़ादी का वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो अभी तक जमहूरियत वहाँ पे पूरी तरह वेल इंट्रेंच नहीं है। लेकिन वहाँ पे भी ये इर्तिका चल रहा है, हिंदुस्तान में भी एक इर्तिकाई अमल चल रहा है, तो पाकिस्तान भी वक्त के साथ साथ जो है हम जमहूरियत की तरफ जा रहे हैं। इरफान कादर साहब, ये फरमाइएगा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मूव हो जाती है जी जी और अदालतें रात 12 बजे लग जाती हैं, प्रिजन जी वैन मंगवा ली जाती है। जी जी क्या ऐसा मुमकिन होता है जमहूरी मुल्कों में? ये आप उन अदालतों से पूछें, लेकिन मैं इसका ये जवाब दूंगा कि नो कॉन्फिडेंस से जब किसी को निकालते हैं तो वो एक जमहूरी अमल है। नो कॉन्फिडेंस की वोटिंग को कौन रोक सकता है? उस वक्त तो उन्होंने नो वोटिंग को रोक दिया था और सुप्रीम कोर्ट भी मजबूर हो गई थी, जो कि आम तासुर था कि बहुत सारे प्रो इमरान खान जजेस हैं, वो भी उस वक्त मजबूर हो गए थे ये फैसला देने पे कि नहीं, नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग नहीं रुक सकती, और जो कि फैसला दुरुस्त था। अब रात को अदालत लगी, क्या हुआ, उसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं, ऑब्वियसली मुझे इसके बारे में बिल्कुल कोई इल्म नहीं है।